Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 1st of April 2025. तो गाइज आज है तारीख 1 अप्रैल 2025 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। वहाँ से आप लोग दोस्तों इस लेक्चर के पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है म्यांमार को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो हम लोगों ने थंबनेल में मेंशन कर रखा है नासा के एक माइस एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्चुअली में क्या होता है, नासा ने एक चूहे को 37 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा ताकि यहाँ पे टेस्ट कर सकें अंतरिक्ष के अंदर में जो माइक्रो ग्रेविटी है। जैसे आज पृथ्वी पे इतनी ज़्यादा आपको ग्रेविटी देखने को मिलती है, वैसा स्पेस में नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटी कम है। तो उस माइक्रो ग्रेविटी का उस चूहे के बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको एनालाइज करना, उसको स्टडी करना, ताकि भविष्य में जो भी हम मिशंस को कंडक्ट करें, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को हम अंतरिक्ष में भेजें, उनके हेल्थ को सुरक्षित रखा जा सके। ऑब्वियसली ये हर एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आने वाले समय पर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाने की बात कर रहा है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। आपको पता है गगनयान मिशन भी हमारा यहाँ पे आने वाले समय पर एक इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है। तो ये सब कुछ जानना ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो हमारा स्पेस वाला सेक्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ सोर्सेज दिखा देता हूँ कि हम ये आर्टिकल आखिरकार डिस्कस कहाँ से कर रहे हैं। आप देखोगे मैंने यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में सर्च किया हुआ है, ढेरों न्यूज़ आर्टिकल्स पिछले कुछ समय से यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। आप इवन आपके सामने ये देख पाओगे इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है जिसमें इसके बारे में मेंशन भी किया गया है कि नासा ने ये जो माइस है, जो ये चूहा है, इसको अंतरिक्ष में भेजा है। अब देखो चूहे के साथ में हुआ क्या, बहुत सारे इसके हेल्थ के ऊपर में इम्पैक्ट पड़े हैं जो आने वाले समय पर हमको एक बहुत बड़ा इंडिकेशन देते हैं हर एक चीज़ में, कैसे हम अपने एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि स्पेस के अंदर में जो ये ग्रेविटी की कमी है, माइक्रो ग्रेविटी है, इसकी वजह से उस चूहे के जो बोन हैं, जो उसकी हड्डियाँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। उसकी हड्डियों की जो डेंसिटी है, उसकी हड्डियों की जो मजबूती है, वो भी कमज़ोर होती हुई नजर आई है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया कि अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी जो है ये सबसे पहले हमारी वेट बियरिंग बोन्स को अफेक्ट करता है ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये वेट बियरिंग बोन्स कौन सी होती हैं। हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारी हड्डियां हैं, अलग अलग पार्ट्स के बोन्स को हम अलग अलग नाम से डिफाइन करते हैं। जब हम बात करते हैं वेट बेयरिंग बोन्स के बारे में तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता है जो हमारे बॉडी का वेट कैरी कर रही है, यानी हम थाई बोन्स की बात कर रहे हैं। और थाई बोन्स में स्पेशली फीमर की बात कर रहे हैं। आपको पता है फीमर एक लंबी हड्डी कहलाती है हमारे पूरे बॉडी पार्ट के अंदर में, तो हमारे बहुत सारे बॉडी वेट को वो कैरी कर रही होती है। तो पता ये चला कि हमारे स्पेस के अंदर जो माइक्रो ग्रेविटी प्रेजेंट है ये सबसे ज़्यादा हमारे वेट बेयरिंग बोन्स को अफेक्ट कर रही है, और इतनी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है कि इस तरीके से एक ऑस्टियोपोरोसिस वाला केस आ रहा है, यानी कि हड्डियों की जो गहराई थी वो कम हो चुकी है, हड्डियों की जो मजबूती थी वो कमज़ोर हो चुकी है, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी जितनी भी ऐसी हड्डियां हैं जिस पे कोई वेट नहीं है उन पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, ये भी इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया। बाकी मैंने आपको स्टडी के बारे में मेंशन किया कि ये जो स्टडी है ये लगभग एक बड़े मिशन के तहत की गई, जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चूहे को भेजा 37 दिन के लिए। उसके बाद ये सारा का सारा जो डेटा है वो हमारे सामने निकल कर आया है। ठीक है, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। और जैसे मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, भविष्य में हमें बहुत इंपॉर्टेंट मिशंस कंडक्ट करने हैं। देखो आपको पता होगा हम अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बना रहे हैं जिसको हमने भारत स्पेस स्टेशन का नाम दिया है। हम भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे, तो हमें भी पता होना चाहिए उन एस्ट्रोनॉट्स के साथ में हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ताकि उसको तुरंत रिजॉल्व किया जा सके और आने वाले समय पर हमारे एस्ट्रोनॉट्स को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना झेलना पड़े। ठीक है, अब दोस्तों कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अलग से मैंने आपके नोट्स क्रिएट करवा दिए हैं इस आर्टिकल को लेकर, क्योंकि यहाँ पे हम केवल न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं करते, न्यूज़पेपर के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उसके नोट्स भी रेडी करते हैं, ताकि भविष्य में आपको ये चीज़ें दोबारा ओपन करके शुरू से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पास में कुछ रेडीमेड नोट्स हैं, उसको फटाफट कवर कीजिए। ये PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा आप उसको कहाँ से ले सकते हैं।
ठीक है, तो हमने स्पेस फ्लाइट के बारे में पूरा सेक्शन डिस्कस किया। हड्डियों के ऊपर असर पड़ता है, स्पेशली जो थाई बोन, हम फीमर की बात कर रहे हैं, फीमर के ऊपर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि वो वेट बियरिंग बोन है, हमारे वजन को कैरी करती है। तो भविष्य में अर्थ की ग्रेविटी और उस स्पेस की ग्रेविटी दोनों के बीच में डिफरेंस को क्रिएट करके हमें अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये हड्डियों को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ अलग से करना होगा। और केवल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, खोखली हो रही हैं, उसके पीछे का मतलब एक और रीज़न भी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बोन्स हैं, अगर इन बोन्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाए तो वो प्रीमेच्योर एजिंग को फेस कर रहे हैं। समय के साथ में यहाँ पर जो ये बोन्स दोस्तों, उनका कह सकते हैं कि ओल्ड एज जल्दी आ जा रहा है। ये भी हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन उसके बाद में एक और चीज़ पाई गई, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, इस एक्सपेरिमेंट से सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। बात आती है रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया, जब चूहे को भेजा गया तो दो तरीके से यहाँ पर टेस्ट किया गया। दो तरीके से टेस्ट कैसे किया गया? सबसे पहली चीज़, एक चूहा ऐसा था जिसको केज के अंदर में बंद कर दिया, जिसको एक पिंजरे में रखा गया और उसका कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो जिसका ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था उसके बोन्स के ऊपर में तो ज़्यादा भयंकर इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन एक चूहा ऐसा था जिसके लिए थोड़ा सा मूवमेंट का जितना भी प्रिपरेशन है वो किया गया था, तो वो मूवमेंट कर पा रहा था। जब वो ज़्यादा मूवमेंट कर पा रहा था, यानी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर पा रहा था, उसका बॉडी पूरी खुली हुई थी, तो उसके बोन पे कम इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब इम्पैक्ट तो पड़ा है, लेकिन जो एक जगह पर रुका हुआ है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहा है उसके बोन पे कम इम्पैक्ट पड़ा है, मिनिमल इम्पैक्ट पड़ा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर शेयर की गई है। इसका मतलब क्या निकल कर आता है? इसका मतलब ये निकल कर आता है, अंतरिक्ष में आने वाले समय पर जो भी मिशन हम लोगों ने करने हैं उसमें एडवांस एक्सरसाइज का सिस्टम हमें लेकर चलना होगा। एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, ताकि उनका बॉडी का मूवमेंट होता रहे और जो बोन लॉस होना था वैसा ना हो, कुछ ऐसा मिनिमल इम्पैक्ट पड़े जो उसको वापस से पृथ्वी पे आके ठीक किया जा सकेगा। तो ये इसलिए रिसर्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दोस्तों हम बात करते हैं, तो जब हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाते हैं तो बताया जाता है अगर वो 6 महीने तक रुक गए तो उनका 10% जो बोन का मास है वो यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है। देन उसके बाद में बोन खोखली होने लगती है, फ्रैक्चर के रिस्क यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है, ऑस्टियोपोरोसिस को समझना ज़रूरी है, जहाँ पे हड्डियों के अंदर में छेद होने लगते हैं, मैंने बताया ना, वो हॉलो होने लगती है। फिर ग्रेविटी का इंपॉर्टेंस हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आखिरकार कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पॉसिबल हो तो हम स्पेस के अंदर में एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना सकते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी मतलब जब ग्रेविटी रहेगी तो जो हमारा लोड बियरिंग बोन्स हैं वो आराम से मतलब उस सरफेस पे रहेगा, तो उस पर चल सकेंगे हम लोग। क्योंकि अभी क्या होता है, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है तो इंसान यहाँ पे फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है। इस वजह से यहाँ पर उसके थाई बोन्स के ऊपर में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बताया जा रहा है एक तो एक्सरसाइज रूटीन ऐड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना सकते हैं, जैसे हम लोगों ने, जैसे आप देख पाओगे स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी है ना, वैसी आर्टिफिशियल माइक्रो ग्रेविटी पृथ्वी पे बनाई जाती है ना, काफ़ी सारे लोग उसका एंजॉयमेंट लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो अर्थ पे प्रेजेंट है वैसी ग्रेविटी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को ज़्यादा फायदा मिल सकेगा, भविष्य में अलग अलग मिशंस को हेल्प कर सकेगा, चाहे वो इंडिया का भारतीय स्पेस स्टेशन हो, क्योंकि उसके बाद हमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को भेजना होगा, तो हमें उसमें एक्सरसाइज टेक्नोलॉजी को लेकर चलना होगा शुरू से। इंडिया का गगनयान मिशन ही क्यों ना हो, इसमें भी हमारा मेन पर्पज़ है इंसानों को स्पेस में भेजना 2025 तक। तो यहाँ पर भी हमें इस बोन हेल्थ इशू को समझना होगा, तभी हम आने वाले समय पर अच्छे से अपनी मिशन प्लानिंग कर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो समझ में आ चुका है। आइए बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। लेकिन अगले न्यूज़ आर्टिकल पर दोस्तों हम लोग आए उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, जो हमारा कल वाला न्यूज़ एनालिसिस था ना, उसके जितने भी नोट्स हैं, अभी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया, वक्फ बिल के बारे में बात करेंगे, तो वक्फ बिल को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल नोट्स हैं वो सब आपके प्रोवाइड करवाए जाते हैं ऐसे PDF फॉर्म में, जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हैं। ये कल का PDF है 31 मार्च का, आपको ये डेट दिख रही होगी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे हर एक चीज़ को मेंशन किया गया है, प्रॉपर फोटोज़ लगाए गए हैं। तो जब आपके नोट्स ऐसे आपको दिख रहे हैं वो प्रिंटेबल फॉर्म में मिल जाते हैं, चाहो तो आप आराम से प्रिंट आउट निकलवाइए, आराम से यहाँ पर उसको रीड कर सकते हैं। और ऐसे भी यहाँ पे ग्रुप में वो प्रोवाइड करवाया गया है, तो डायरेक्ट भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ यह है
ये पीडीएफ्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये आपके सामने हिंदी पीडीएफ भी नज़र आ रहा होगा। तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये पर्टिकुलर पेड ग्रुप। अब इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कैसे करें? आप देखिए दोस्तों, नीचे जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन में साइड में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना और लिख देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, साथ ही साथ में और भी प्रोसेस शेयर किया जाएगा पेमेंट का। आराम से चेक कर लेना, अपने आप को सेटिस्फाई कर लो, देन उसके बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। मैं मेक श्योर करता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे आपका अमाउंट हैंड टू हैंड रिकवर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है केवल आज से पीडीएफ मिलने शुरू होंगे, पुराने पीडीएफ भी आपके हाथ में होंगे तो आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा। बाकी भविष्य में और भी पीडीएफ्स आपके मिलते रहेंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं और अगला न्यूज़ आर्टिकल भी हमारे लिए बेहद काम का है। पेज नंबर 1 पे आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी। न्यूज़पेपर अगर आपने देख लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो आपके सामने अखबार प्रेजेंट है। मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल को पूरा तोड़ मरोड़ के समझाने वाला हूँ। यहाँ पर ये जो टॉपिक है पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है, इसमें जो हमारा मेन फोकस होने वाला है वो वक्फ बिल पे होने वाला है। ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है, हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, जो स्पेशली यहाँ पर अल्पसंख्यक की हम बात कर रहे हैं, जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर में, उनके वेलफेयर के लिए ये मंत्रालय काम करता है। तो माइनॉरिटी मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब ने अभी रिसेंटली बहुत सारे यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं और कल जो हुआ है वो बड़ा बवाल हुआ है। कल यहाँ पर मेंशन किया गया वक्फ बिल को लेकर रिजिजू साहब ने ओपोजिशन पार्टीज़ की लताड़ लगाई है। ये क्या कहते हैं समझिएगा। ये कहते हैं कि देखिए जो वक्फ बिल है इसको आना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वक्फ बिल आपको पता है पिछले साल 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम से लेकर आया गया था। अभी उसको पास नहीं किया गया है, अभी यहाँ पर पार्लियामेंट में वापस से टेबल किया जाएगा। तो बताया ये भी जा रहा है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, हो सकता है कि इस वक्फ बिल को कल पार्लियामेंट के अंदर में टेबल करे। ठीक है, कल पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। इस बिल में क्या है, इस बिल में पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड के अंदर बदलाव करने की बात की जा रही है। वक्फ बोर्ड के पास में जो एक्सट्रीम पावर्स हैं उनको थोड़ा सा कम करने की बात की जा रही है। वक्फ बोर्ड के ऊपर में एक कंट्रोल लगाने की बात की जा रही है। ये सभी चीज़ें आपको पता है, नहीं पता है तो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। यहाँ पे दोस्तों मैटर क्या है ना, जो किरेन रिजिजू जी हैं, ये आपको मिनिस्टर जो दिख रहे हैं, इनका कहना यह है कि करंट समय पर ओपोजिशन पार्टी जो ये दर्शा रही है वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बिल को लेकर, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटीज़ को मिसलीड किया जा रहा है, क्योंकि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। और इसी प्रकार से जो पूरा कंडीशन है वो सीएए के समय पर भी हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत। जब सीएए को लेकर आया गया था तब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और ये सोचा जा रहा था कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, इनके जो राइट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको छीन लिया जाएगा, इनको बाहर किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये बात इन्होंने बोली है और इन्होंने बोला है कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बस खाली इसलिए लेकर आया गया था ताकि हम सिचुएशन को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें, अपने कंट्रीज़ में जो सिचुएशन है थोड़ा और बेटर कर सकें। तो ये जो ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, ये करंट समय पर प्रोपोगेंडा फैला रही हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि ये जो बिल है ये आने वाले समय पर पास किया जाएगा, कुछ भी हो, ये बात इन्होंने बोली। फिर ये बोलते हैं, देखिए कुछ लोग हैं आज के समय पर वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो वक्फ के जितने भी नियम हैं, जितने भी रूल हैं, वो सब देश की आज़ादी से पहले लेकर आए गए हैं। लेकिन यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो ये वक्फ एक्ट है ये देश की आज़ादी से पहले अभी तक है, तो इलीगल कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने ये क्वेश्चन किया है और ये बात ये कह रहे हैं कि देखिए इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि करंट समय पर इसको लेकर बहुत सारी एक्सट्रीम पावर्स यहाँ पे बोर्ड के पास में हैं। और फिर जो दूसरे लोग इस बिल को सपोर्ट ना करके, आप कह सकते हैं कि जो प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, वो भी यहाँ पे गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। किसी के राइट्स ऑफ फ्रीडम को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वक्फ बिल में केवल चेंजेस करे गए हैं, किसी का कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा। उनको आज भी भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट हैं, देन साथ ही साथ में उनको राइट्स ऑफ फ्रीडम मिल रहा है, ये बात इनकी साइड से मेंशन की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब वक्फ बिल की कहानी शुरू कहाँ से होती है, ज़रा इसको सुनिएगा। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों पिछले साल 2024 में। हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2024 को पार्लियामेंट के अंदर में एक बिल प्रपोज किया, और वो जो बिल था
वो था वक्फ बोर्ड के अंदर बदलाव करने के लिए। ठीक है, अब जब वक्फ बोर्ड के अंदर बदलाव करने की बात कर रहे हैं तो करंट समय पर इस वक्फ बोर्ड के अंदर में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है या नॉन मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस बिल में ये फोकस किया गया कि नॉन मुस्लिम्स के साथ साथ जो वेमेन हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन इसमें बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ में जो एक्सट्रीम पावर्स हैं वो कम की जाएंगी। अब दोस्तों 28 जुलाई में जब ये पूरा डिस्कशन होता है, उसके बाद लगभग आप कह सकते हो अगस्त के महीने में, यानी जुलाई के बाद अगले ही महीने अगस्त में 31 सदस्यों की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सेटअप किया गया था ताकि वो इस बिल को रिव्यू कर सके। नाउ फाइनली यहाँ पर इस बिल को रिव्यू किया जा चुका है। अब पॉसिबिलिटी है कि कल इस पूरे बिल को टेबल किया जाए हमारे पार्लियामेंट के अंदर में। ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर आपका करंट न्यूज़ आर्टिकल है। पुराने अपडेट से लेकर जो भी नया अपडेट है वो सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। वक्फ बिल का कहानी कहाँ तक पहुँच चुका है ये समझ में आ चुका है। नाउ अब दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए आपके पास में कुछ डिटेल्स होनी चाहिए रिगार्डिंग वक्फ बिल। और ये जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं ये अमेंडमेंट्स एग्जैक्टली क्या होंगे, है ना, क्या असर पड़ने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अब क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर हमने इस अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया था, तो अमेंडमेंट मतलब संशोधन करना, बदलाव करना। अब बदलाव किस में करेंगे? पुराने वाले बिल में। अब पुराना बिल थोड़ी होगा, वो तो कानून होगा, पास हो गया था। तो पुराना हमारे पास में वक्फ एक्ट है 1995 का। तो इसी वाले वक्फ एक्ट 1995 के अंदर में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। अब संशोधन करने के बाद में पहले तो बिल का प्रस्ताव होगा, फिर वो पास हो जाएगा तभी तो कानून बनेगा। अभी पास नहीं हुआ है, अभी केवल यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस हुआ है। बिल हमारे सामने प्रेजेंट है और इस बिल के अंदर में वक्फ बोर्ड के फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन्ड है। अब क्वेश्चन यह है, सर आखिरकार कौन से अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्या संशोधन किए जा रहे हैं? इस पूरे बिल में लगभग 40 बदलाव करने की बात की जा रही है। यानी कि जो हमारे पास में करंट वक्फ एक्ट है, करंट वक्फ बोर्ड है, इसमें 40 बदलाव करे जाएंगे। और 40 बदलाव करके यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाएगा, जेंडर डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि इस एक्ट के तहत इस बोर्ड के अंदर में जो लोग मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें महिलाओं का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसमें बोला जा रहा है कि भाई इस बोर्ड में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वहाँ पर वेमेन का रिप्रेजेंटेशन होना भी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जेंडर डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है, जो यहाँ पर नहीं है। तो एक मेन अमेंडमेंट ये भी है। दूसरा है दोस्तों वेरिफिकेशन प्रोसीजर, क्योंकि आपको पता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो है करंट समय पर हमारे पूरे देश के अंदर में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी डिफेंस और रेलवे के पास में है। थर्ड नंबर पे वक्फ बोर्ड है जिसके पास में इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्डिंग देखने को मिलती है। तो बोला यह भी जाता है कि जो वक्फ बोर्ड है किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करता है कि उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दी जाती है। कोई यहाँ पर कह सकते हैं कि उसको काउंटर नहीं कर सकता, काउंटर करेगा तो फिर यहाँ पर वक्फ के ही इनके ट्राइब्यूनल, इनके ही यहाँ पर कोर्ट में लेकर जाया जाएगा, वहीं पे उस डिस्प्यूट को देखा जाएगा। तो आर्टिकल में बोला जा रहा है कि वक्फ के पास में जो एक्सट्रीम पावर है किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम करना, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाएगा, हर चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा। और जो यहाँ पर एक्सटेंसिव पावर्स हैं कि कोई भी ज़मीन वक्फ क्लेम कर सकता है कि वक्फ की है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट करता है। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि भाई कई बार ये क्लेम्स बहुत गलत होते हैं, इसको भी सुधारा जाएगा। इस एक्ट के अंदर में वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, पूरे इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल शेयर किया गया है। सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने एक पूरा गांव जो है ना तमिलनाडु के अंदर में, जिसका नाम है तिरुचेंदुराई विलेज, इस पूरे गांव को क्लेम किया कि ये पूरा गांव जो है ये वक्फ बोर्ड के अंडर में आता है। ठीक है, अब ये हिंदू विलेज था, पूरा वक्फ बोर्ड के अंदर में आ रहा है, तो इसको लेकर भी काफ़ी सारे जो डिस्प्यूट हैं, कंट्रोवर्सीज है, वो उठती हुई नजर आई थी। इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, सितंबर 2022 का न्यूज़ है। तो इस वजह से ये अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। लेकिन जैसे यहाँ पर ये अमेंडमेंट की बात हो रही है कि भाई हम वक्फ एक्ट में बदलाव कर देंगे, इसको लेकर क्रिटिसिज्म शुरू हो चुका है। लगातार इस बिल की आलोचनाएं हो रही हैं। रीज़न क्या है? सुनिए, रीज़न ये है क्योंकि इससे वक्फ बोर्ड की ताकत को कम कर दिया जाएगा, लोगों का ये कहना है। तो जो वक्फ बोर्ड है अब अपनी प्रॉपर्टीज़ को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है माइनॉरिटी राइट्स के। ठीक है, अब जो यहाँ पर माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं तो क्रिटिक्स का कहना यह है कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो यहाँ पर जो मुस्लिम राइट्स हैं, माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर छीने जा रहे हैं, इसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं लोग अपने हिसाब से खुद यहाँ पे दान करते हैं, चैरिटेबल पर्पस के तौर पर अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर वक्फ के नाम कर देते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से वक्फ बोर्ड भी यहाँ पर पूरी तरह से बढ़ता चला गया। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के इंटरेस्ट को हार्म करेगा, लोगों के जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उसको हार्म करेगा, ऐसा यहाँ पर कहना है। ठीक है। फिर उसके बाद में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात आ जाती है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के अंदर में अब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व कर दिया गया है, डीएम के साथ साथ दूसरे और सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। वो सब कुछ देखेंगे, जहाँ जहाँ पे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ या वक्फ बोर्ड क्लेम करेगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए डीएम के साथ साथ जितने भी सरकारी ऑफिशियल्स हैं सब शामिल होंगे। और वो ये देखेंगे कि जितना भी एंक्रोचमेंट हुआ है, ये एंक्रोचमेंट सही है या गलत है। गलत होगा तो उसको खारिज किया जाएगा। इसलिए वेरिफिकेशन प्रोसेस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो क्रिटिसिज्म भी इसका हो रहा है कि भाई यहाँ पर इतना सारा वेरिफिकेशन, अभी तक यहाँ पर वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनके हाथ में सब कुछ होता था, अब डीएम, सरकारी ऑफिशियल वगैरह वगैरह ये सारे प्रोसीजर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों अमेंडमेंट की, यानी बदलाव की, जिस बदलाव के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है कि अमेंडमेंट बिल क्या है, जिसको कल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट अभी एक और छोटा सा पॉइंट रह गया है। क्वेश्चन ये है, ये अमेंडमेंट पढ़े हमने कि बदलाव क्या क्या होने चाहिए। अब वक्फ एक्ट 1955 एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, शुरुआत में जो ये वक्फ एक्ट आया ना, ये सबसे पहली बार पार्लियामेंट ने 1954 में पास किया। बाद में इसको रिपील हटा दिया गया। नया वक्फ एक्ट आता है 1995 के अंदर में, और इस नए एक्ट ने बहुत सारी पावर्स दे दी वक्फ बोर्ड को। बाद में इसमें कुछ और बदलाव होते हैं, पावर्स को लगातार बढ़ाते चले गए। अब वक्फ बोर्ड के पास में बहुत एक्सटेंसिव पावर्स आ चुकी हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम करने की पावर आ चुकी है। ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ, ये जो वर्ड है ना वक्फ, ये क्या है? देखिए, जो वर्ड है डेडिकेट किया गया है जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो मुस्लिम लॉ के तहत, कानून के तहत अपनी जितनी प्रॉपर्टी है उसको दान करना चाहता है, वक्फ को देना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वो आराम से यहाँ पर कर सकता है। इस तरीके से वक्फ बोर्ड एक्सपैंड होता चला गया, और वक्फ वो जो है फिर उन सब प्रॉपर्टीज़ को, उन जगहों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ग्रेवयार्ड, मॉस्क, शेल्टर होम के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। इंडिया के अंदर जो वक्फ है, इसको 1995 वाले इस कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है। याद रखिएगा, जितने भी वक्फ आपको बोर्ड्स जगह जगह पे देखने को मिलते हैं, उसको एक व्यक्ति मैनेज करता है जिसको बोलते हैं मुतवली। ठीक है। अब यहाँ पे जो मुतवली है, ये व्यक्ति एज अ सुपरवाइजर एक्ट करता है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में। फिर आगे आते हैं, अब जैसे मैंने बताया जो वक्फ है ये पब्लिक, उसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों को यहाँ पर क्लेम कर सकता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। और इसके लिए पूरा एक प्रॉपर वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वक्फ बोर्ड एक लीगल एंटिटी के तौर पर, एक कंपनी के तौर पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका मेन काम है प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना, प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करना, प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करना। कोई यहाँ पर फिर आप कह सकते हैं इसके खिलाफ में होगा केस, तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने बोल रखा है कि देखो हमारे हिसाब से, हमारे कोर्ट के हिसाब से, वक्फ कोर्ट के हिसाब से ये डिस्कस होगा, डिसाइड होगा वो प्रॉपर्टी किसकी है। तो वक्फ कोर्ट के हाथ में ही वो सारी की सारी पावर हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेकर। ठीक है। फिर उसके बाद जितना भी वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट है, दो स्तर पर है। सेंट्रल लेवल पर अलग है और स्टेट लेवल पर अलग है। सेंट्रल लेवल पर आप देख पाओगे तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया था 1964 में, जिसका मेन पर्पस था हर एक राज्य सरकारों के अंदर में, मतलब हर एक राज्यों के अंदर, स्टेट के अंदर जो अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं उसको देखना, उसको एडवाइस करना, ये सारा काम सेंट्रल वक्फ काउंसिल का है। तो याद रखिए, वक्फ बोर्ड में भी ये सेंट्रल और स्टेट के लेवल पर स्प्रेड हुए हैं। अब जब बात आती है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो वक्फ बोर्ड है, बताया जाता है आज ये थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है इंडिया के अंदर, रेलवेज एंड डिफेंस डिपार्टमेंट के बाद में। क्योंकि करंट समय पर वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है वो 8 लाख एकड़ की ज़मीन में फैली हुई हैं, और इस प्रॉपर्टी से 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ का टैग मिल जाए, या वक्फ ने क्लेम कर दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, देन उसको कहीं पर भी किसी तरीके से कोई ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, उस पर वक्फ का हक हो जाता है। इस वजह से ये पुराना वाला कानून बताया, इस वजह से क्या हो रहा है, नए वाले कानून के अंदर में इतने सारे बदलाव किए जा रहे हैं। ये जो क्लेम करने की पावर्स हैं, इसको भी रिड्यूस करने के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया गया है। फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस के बारे में पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बताया 8 अगस्त से कहानी शुरू होती है। अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे 1-2 अप्रैल तक हम जितना भी अपडेट है वो सब एक साथ डिस्कस कर चुके हैं। पिछले कुछ समय पर लगातार ये चर्चाओं में था। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि इस पर्टिकुलर वक्फ बिल अमेंडमेंट को लेकर क्या क्या की पॉइंट्स हैं, है ना, किस किस चीज़ों पे ध्यान रखा गया है, कौन कौन से अमेंडमेंट करे जा रहे हैं। 40 बदलाव करने की बात की गई है पुराने वाले पर्टिकुलर कानून के अंदर। दैट्स इट, खत्म। ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये रहा बगल में। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर, जो अगेन बहुत ही ज़्यादा काम की है हमारे एग्जाम के लिए।
यहाँ पर ये दूसरा न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये भी जस्ट पेज नंबर 1 पे ही प्रेजेंट है, जहाँ पे हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया उसी के नीचे आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 1 एंड जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है, अब की बार गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, पहले ही हो चुके हैं, ठंड इतनी ज़्यादा कुछ पड़ी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये गर्मियाँ हैं ये और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा गर्म हो सकती हैं, ये बात इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत के मौसम विभाग की साइट से मेंशन की जा रही है। उन्होंने वार्निंग दी है कि देखिए अब की बार गर्मियाँ और गर्म हो सकती हैं। लेकिन जब बात आती है एल नीनो की, तो एल नीनो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, ये बात कहते हैं ये। मतलब एल नीनो की जो कंडीशन है, इस बार एल नीनो की कंडीशन हमको फेस करनी थी, वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होगी, वो फिर भी न्यूट्रल रहने वाली है। क्योंकि आपको पता है एल नीनो और ला नीना ये दोनों अलग अलग फेनोमेना है, जिसके आधार पे इंडिया में कभी बारिश होती है, कभी सूखा पड़ता है। बारिश कब होती है, जब ला नीना वाली कंडीशन आती है। जिस साल ला नीना वाली कंडीशन आती है उस दिन बारिश लेकर आता है ला नीना। और जो एल नीनो है उस दिन वो भारत के अंदर सूखा यानी ड्राफ्ट वाली स्थिति को पैदा करता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा एक फ़ोटो के माध्यम से, एकदम क्लैरिटी मिलेगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आर्टिकल पर आते हैं। क्या मेंशन किया जा रहा है यहाँ पर आर्टिकल में? इन्होंने मेंशन किया है कि देखिए जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने हर एक पॉसिबिलिटी को देखा। क्योंकि अब दोस्तों मॉनसून आएगा, बरसात का सीज़न शुरू हो जाएगा, है ना, कुछ टाइम बाद। तो ये देख रहे हैं कि जो एल नीनो है, एल नीनो से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इस बार पड़ने वाला नहीं है ना। एल नीनो क्या करता है हमारे यहाँ पर यानी इंडिया के अंदर में सूखा यानी ड्राफ्ट वाली स्थिति को पैदा करता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसा जो एल नीनो वाला ईयर है वो हमने साल 2023 में देखा था। साल 2023 एल नीनो वाला ईयर था, और उस एल नीनो वाले ईयर में जो मॉनसून था, जो बरसात का सीज़न था, उसमें 6% की गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, और लास्ट ईयर अगर आप देख पाओगे बरसात थोड़ा सा बढ़ गया था। लास्ट ईयर यहाँ पर 8% का सरप्लस हमको देखने को मिला, और यही कहलाता है यहाँ पर आप कह सकते हैं न्यूट्रल कंडीशंस। न्यूट्रल कंडीशन मतलब क्या होता है, एल नीनो में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आएगी। तो इस बार बस खाली आईएमडी ने ये बोला है कि सर एल नीनो इस बार न्यूट्रल रहने वाला है। और आप समझ गए न्यूट्रल क्या होता है। अगर एल नीनो बढ़ता, ध्यान रखना, अगर एल नीनो इंक्रीज होता तो दैट मीन्स यहाँ पर जो ड्राफ्ट है, सूखा पड़ने वाली सिचुएशन है, गर्मी है, वो और ज़्यादा बढ़ रही होती, बरसात कम हो रही होती, रेनफॉल यहाँ पर कम हो रहा होता। लेकिन जो ला नीना वाली कंडीशन है ये आपको पता है। ठीक है, ला नीना यहाँ पर क्या करता है, भारत में बरसात को लेकर आता है, बारिश को लेकर आता है। तो एल नीनो अगर बढ़ता, सूखा पड़ता, कम होता, तो दोस्तों यहाँ पर इसका फिर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता, नहीं ला नीना वाली कंडीशन आती। लेकिन अब सुनिए, एल नीनो इस बार न्यूट्रल रहेगा, इस बार न्यूट्रल रहेगा, ये बेसिकली यहाँ पर आईएमडी के डायरेक्टर का कहना है। अब एल नीनो न्यूट्रल रहने का मतलब क्या है? न्यूट्रल रहने का मतलब कोई एल नीनो बढ़ता हुआ नहीं नजर आएगा, कोई भी इस प्रकार का राइज नहीं नजर आएगा। अब राइज नहीं नजर आएगा तो समझ गए यहाँ पर एक नॉर्मल कंडीशन होने वाली है, इतना भी ज़्यादा सूखा नहीं पड़ेगा, बरसात फिर भी यहाँ पर रहने वाली है। समझ गए, ये बस खाली एल नीनो के कॉन्सेप्ट में शेयर किया गया। ये तो बात छोड़ो, ला नीना एल नीनो की अलग कर देते हैं। दूसरी बात इन्होंने बोली है कि जो गर्मी पड़ेगी भी ना, वो एल नीनो ला नीना क्यों जिम्मेदार है? गर्मी जो पड़ेगी उसके पीछे का हीट वेव एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जिम्मेदार होने वाला है। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, आज 1 अप्रैल है। हमें अप्रैल से लेकर मई, जून यानी इन 3 महीनों में, आने वाले 3 महीनों के अंदर कुछ ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा होगा। यानी हीट वेव वाली कंडीशन, एकदम भयंकर गर्मी वाली कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। और ईस्टर्न इंडिया के अंदर में ये कंडीशन और बदतर हो सकती है, 10 दिन का हीट वेव नजर आ सकता है। ठीक है, बाकी सारे नॉर्मल इंडिया वाले पार्ट्स में लगभग 4 से 7 दिन हमको हीट वेव फेस करना पड़ सकता है, जहां पे एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही होगी। फिर बात आती है मार्च की। तो दोस्तों मार्च का महीना जो अभी हमारा निकला है, इस पूरे मार्च के महीने में टेम्परेचर जो है फिर भी कह सकते हैं कि जो बताया जा रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, उससे ज़्यादा था। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं है जितनी मार्च में भी गर्मी निकली है। लोगों ने यहाँ पर इस बार शायद पंखा बंद ही नहीं किया हो, जनवरी में थोड़ा समय बंद किया होगा, उसके बाद चल रहा होगा, है ना। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट अब की बार पड़ा नहीं है, स्पेशली मॉनसून्स के ऊपर में, सॉरी वेदर के ऊपर में। रीज़न क्या है? रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ रियल, ये रियलिटी है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये रियलिटी है, हम यहाँ पर इसको फेस भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आने वाले समय पर हीट वेव वाली कंडीशंस और ज़्यादा उत्पन्न होंगी, जो हमारे लिए बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर आ सकती हैं, याद रखिएगा। तो ये आर्टिकल हमारा क्लियर हुआ। लेकिन इस आर्टिकल से आप कहोगे सर थोड़े नोट्स,
एल नीनो, ला नीना अभी समझ में नहीं आया। आइए थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से पढ़ते हैं एल नीनो ला नीना फटाफट। यहाँ पर आप देख पाओगे एक फ़ोटो है बहुत ही ज़्यादा शानदार सा। इस फोटो को थोड़ा सा इस तरीके से रखते हैं यार, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये एक नॉर्मल ईयर होता है। जब हम बात करते हैं नॉर्मल पर्टिकुलर ईयर की, तो नॉर्मल ईयर में जो हमारा पैसिफिक ओशन है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। पैसिफिक ओशन में क्या होता है, जो वार्म वाटर है, गर्म पानी जो होता है नॉर्मल ईयर में, यानी कि हम बात करें ला नीना वाले साल की, तो ला नीना में ये गर्म पानी भारत की साइड होता है, ऑस्ट्रेलिया की साइड होता है। पानी गर्म होगा, इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बरसात होगी। तो ला नीना बरसात लेकर आता है, हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम अच्छा खासा पानी चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन इस ला नीना में हमारे यहाँ तो बारिश होती है, लेकिन साउथ अमेरिका में देखोगे, चिली और ये बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर में यहाँ पे ठंडा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। अब जो एल नीनो वाली कंडीशन है, ये ला नीना की पूरी उल्टी हो जाती है। उल्टी मतलब यही जो गर्म पानी है वो सीधा हमने विंड्स के माध्यम से, जो हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं, उसके माध्यम से सीधा यहाँ पहुँच जाता है। तो एल नीनो में ये गर्म पानी इधर पहुँच गया। तो ला नीना में जब साउथ अमेरिका की साइड में ये पूरा सूखा पड़ा था, अब एल नीनो में यहाँ पे तो होगी बारिश, क्योंकि गर्म पानी यहाँ पहुँच चुका है और यहाँ पे ठंडा पानी पहुँच चुका है, तो ये रीजन रह जाएगा इस बार सूखा। ये कहलाता है यहाँ पर एल नीनो। इस तरीके से वाटर फ्लो को, जो ये विंड्स के माध्यम से फ्लो होता है, इसके हिसाब से हम इसको डील करते रहते हैं, अलग अलग नाम देते रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो एल नीनो न्यूट्रल रहेगा, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर सूखा पड़ने वाला है, ये डायरेक्टर साहब का कहना है। अब फिलहाल देखते हैं भविष्य में क्या होता है, क्योंकि प्रिडिक्शंस ही हैं, रियलिटी जो होगा वो नेचर हमको शो करेगा। अब क्वेश्चन आता है एक और चीज़, आपने हीट वेव का नाम लिया था कि सर हीट वेव के बारे में आप बता रहे थे कि यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इस बार बीच बीच में ऐसे ऐसे झटके वाले दिन आएंगे जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस प्लस जा रहा होगा, उसको बोलेंगे हीट वेव। अब हीट वेव क्या होता है, देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बता रखी है। वो डेफिनेशन क्या है कि दो प्रकार के रीजन्स होते हैं, दो प्रकार के रीजन्स होते हैं, ज़रा सुनिएगा। एक रीजन्स हमारा होता है प्लेन रीजन, नॉर्मल दिल्ली वगैरह वाला रीजन, एकदम प्लेन एरिया है। एक होता है हमारा हिली रीजन, यानी कि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। अब सपोज आप देखो, जो हमारा नॉर्मल वाला प्लेन वाला रीजन है, यहाँ पे कम से कम मान लो नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, और जो हमारा पहाड़ी इलाका है वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, क्योंकि वो रीजन्स हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे ठंडक रहती है। लेकिन नॉर्मल एरियाज़ में गर्मी रहती है, क्योंकि वो निचले हिस्से पर हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हम समझ रहे हैं हीट वेव। हीट वेव कब आएगा, जब इन नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर में एक सडन इंक्रीज हो जाए। सडन इंक्रीज लगभग 5 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन एरिया में एक दिन तो 40 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा था, अचानक से अगले दिन यहाँ पे रातों रात क्या हुआ, ये हो गया 46 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलेंगे हीट वेव। ऐसे हिली एरिया में ये हो गया सीधा 36 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलेंगे हीट वेव। तो टेम्परेचर के अंदर में मैसिव लेवल पर इंक्रीमेंट होना, ये दोस्तों यहाँ पर हीट वेव वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसे ही स्क्रीनशॉट्स क्लिक करके जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखी हुई यहाँ तो बात पढ़ सकते हैं, और ऐसे ही पीडीएफ्स आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप लोग इसको आराम से पढ़ पाएंगे। तो हीट वेव क्या है समझ गए। लेकिन पता है इन हीट वेव्स का एक भयंकर इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। काफ़ी लोग ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कि इस गर्मी को झेल नहीं पाते, उनकी डेथ हो जाती है। क्रॉप डैमेज, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज़्यादा सूखा होगा, पानी सूखेगा, फसल में हमारी पानी के लिए सिंचाई नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पे सिंचाई नहीं मिल पाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है फसलों का नुकसान होना शुरू होगा। जो फूड प्रोडक्शन है वो कम हो रहा होगा, क्योंकि फसलों का नुकसान है, इतनी ज़्यादा फसल का उत्पादन नहीं हो पाया है, तो इसका शॉर्टेज हो गया है, फूड प्रोडक्शन कम हो गया है। और अगर फूड प्रोडक्शन कम हो गया, डिमांड थोड़ी कम हुई है, लोगों को खाने के लिए तो चाहिए। आपने प्रोडक्शन आपका हो नहीं पाया है इस हीट वेव की वजह से, लेकिन लोगों की डिमांड तो है ना। तो इससे क्या होगा, जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, डेथ होने लगती हैं, क्लाइमेट रिलेटेड डेथ जिसको बोलते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी लॉस होने लगता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे जितने भी शहरी वाले रीजन हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर पड़ती है, गर्मी बीच में ही शहरों में, क्योंकि घर इतने ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कंजस्टेड वे में बने हुए हैं, तो वहाँ पे गर्मी ट्रैप हो जाती है। अब गर्मी इतनी हो रही है, लेबर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। एक बार को इंसान ठंड फेस कर लेता है, गर्मी कैसे फेस करे, उसको काम करना है, मजदूरी कर रहा है, कड़ी धूप हो रही है, डिहाइड्रेशन को फेस कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, कुछ दिन काम करता है, कुछ दिन काम नहीं कर पाता, ठीक है। इस वजह से उनके इनकम के ऊपर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार भयंकर लेवल पर ये सूखी गर्मी पड़ने की वजह से भी जो वाइल्ड फायर्स हैं, यानी कि जो जंगलों में आग लगने के चांसेस हैं या सूखा पड़ने के चांसेस है, वो भी बढ़ जाता है, जो अगेन
यहाँ पे एक डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों यहाँ पर हीट वेव्स के बारे में। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली जो खबर है आज के न्यूज़पेपर में, ये पेज नंबर 2 पे प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ है। अब आइए सुनिए क्या बात हो रही है, पता करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है शिष्टाचार स्क्वाड के बारे में। ठीक है, वैसे मैंने इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस के वीडियो में पढ़ाया था, बट आज मैं आपको यहीं पे कवर करवा देता हूँ। ये शिष्टाचार स्क्वाड है क्या? देखिए, ये पर्टिकुलर ऐसा स्क्वाड है जो रिसेंटली दिल्ली के अंदर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेकर आया गया है। और इस स्क्वाड के तहत कुछ मेंबर्स साथ में घूमते हैं जगह जगह। ऐसा नहीं है वर्दी में घूम रहे हो, प्लेन कपड़ों में घूमते हैं, ताकि पता लगा सके कौन है व्यक्ति जो यहाँ पर महिलाओं के साथ में बदतमीजी कर रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है, ईव टीजिंग जिसको बोलते हैं, हैरेसमेंट कर रहा है। तो ऐसे केसेस को टारगेट करने के लिए ये शिष्टाचार स्क्वाड बनाया गया है दिल्ली के अंदर में, जहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर्स प्लेन क्लॉथ्स में घूमते हैं, आने जाने वाले लोगों के साथ में मिल जाते हैं। तो जो भी यहाँ पर हैरेसमेंट करने की कोशिश करता है वो तुरंत फंस जाता है इस चीज़ में, क्योंकि उसे नहीं पता कि यहाँ पर मेरे आसपास कोई पुलिस ऑफिसर्स भी है। और यही सिमिलर कंडीशन यहाँ पे बोली जा रही है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिली। ऐसा ही केस दिल्ली में हुआ है ना, और यहाँ पे कुछ प्लेन क्लॉथ में पहने थे तो उन्होंने उन लोगों को यहाँ पर पकड़ा भी। दूसरी बात बताया जा रहा है अभी कुछ ही दिनों तो हुए हैं, मतलब शिष्टाचार स्क्वाड आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और कुछ ही दिन होते ही दोस्तों यहाँ पर शिष्टाचार स्क्वाड के तहत अभी तक लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को कस्टडी में ले लिया गया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इतने केसेस हैं, तो वेमेन प्रोटेक्शन के ऊपर में ज़्यादा स्पेशल फोकस किया गया है। तो आप सोचोगे ये तो कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे यूपी के अंदर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, है ना। हाँ बिल्कुल, कुछ इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये इंस्पिरेशन लिया गया है दिल्ली के अंदर में, जहाँ पे शिष्टाचार स्क्वाड का नाम दिया गया, ताकि जो यहाँ पर हैरासमेंट, ईव टीजिंग ऐसे केसेस हैं इसको रोका जा सके। नाउ ये तो आपने न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लिया। अब इस न्यूज़ आर्टिकल से ना कुछ रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है आपको मैं उसके बारे में समझाता हूँ अपने नोट्स के माध्यम से, डेटा बैंक के माध्यम से। शिष्टाचार स्क्वाड मैंने आपको बताया, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ये पूरे शिष्टाचार स्क्वाड को लॉन्च किया, जिसमें कुछ कुछ मेंबर्स होंगे जिसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया जाएगा, जिनका मेन पर्पज़ है महिलाओं की सेफ्टी और उनके प्रति जो हो रहा हैरासमेंट है उसको रोकना। ये इनिशिएटिव यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड से इंस्पायर होके लिया गया है। इसका मेन पर्पज़ क्या है? जितने भी क्राइम्स हैं, जितने भी अपराध हैं उसको रोकना, विक्टिम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। नाउ द क्वेश्चन इज कि शिष्टाचार स्क्वाड में वर्किंग प्रोसेस कैसे होने वाला है। ऑब्जेक्टिव तो आप समझ चुके हैं, महिलाओं में ट्रस्ट बिल्ड होगा, है ना, महिलाएं आराम से इसकी रिपोर्टिंग कर पाएंगी, बिना किसी डर के बता पाएंगी इन सब चीज़ों के बारे में, जिससे इसको काउंटर किया जा सकेगा, रोका जा सकेगा। शिष्टाचार स्क्वाड में कितने लोग होंगे? तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे स्क्वाड तैनात किए जाएंगे, और हर एक स्क्वाड के अंदर में एक पहले लीडर होगा जो इंस्पेक्टर होने वाला है, जो इस पूरे स्क्वाड को डील करेगा। तो एक सब इंस्पेक्टर, 5 मेल पुलिस ऑफिसर्स एंड 4 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स, देन टेक्निकल सपोर्ट टीम भी यहाँ पर होती है। ये सब मिलकर यहाँ पर एक स्क्वाड बनाते हैं, जगह जगह घूमेंगे, डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे, स्पेशली वो एरियाज़ को टारगेट किया जाएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट के केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसका की फंक्शंस क्या है? जगह जगह पे पेट्रोलिंग करना। ऐसा नहीं है एक ही जगह पे रहेंगे, जगह जगह पे पेट्रोलिंग की जाएगी, दस्तक की जाएगी, और जितने भी पब्लिक स्पेसेस हैं, मार्केट, बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन, पार्क्स, यहाँ पे बोला जाता है सबसे ज़्यादा इस प्रकार के केसेस आते हैं। ये हाई रिस्क एरियाज़ हैं, तो इन हाई रिस्क एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने वाला है। कई बार बीच बीच में, जैसे मैंने बोला, प्लेन क्लॉथ पहन के घूमेंगे, प्लेन क्लॉथ जो है वो पहन के घूमेंगे ये लोग, तो आराम से पकड़ सकते हैं, क्योंकि दूसरा इंसान वो नहीं देख पाएगा, उसे पता नहीं चलेगा कि हाँ पुलिस ऑफिसर है। तो कोई हैरेसमेंट का केस होता है, तुरंत यहाँ पर उसको रिपोर्ट किया जा सकेगा, तुरंत यहाँ पर उसको पकड़ा जा सकेगा। तो शिष्टाचार स्क्वाड का फ़ायदा क्या होगा? महिलाओं की सेफ्टी, दूसरा कम्युनिटी इंगेजमेंट, अवेयरनेस फैलेगा, और जितने भी ऑफेंडर्स हैं तुरंत इनको पकड़ा जा सकेगा। इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। दिक्कत यह है कि जो स्क्वाड तैयार किया है इसमें लोगों की कमी है, मतलब जो पुलिस पर्सनल्स हैं इनकी कमी है, तो इस नंबर को इम्प्रूव करना होगा। बाकी ये अपनी पावर का गलत उपयोग ना करें, इसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार ये पुलिस ऑफिसर्स अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, ताकि ये अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिटेशंस को समझते हुए उसी दायरे में अपना पूरा वर्क कर सकें। द क्वेश्चन इज, इसी प्रकार का जो स्क्वाड को लेकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं इंडिया में चलाए गए हैं, थोड़ा सा याद रख सकते हैं, मेंस में चाहो तो यहाँ पर इसके बारे में पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो जब भी बात आएगी कुछ ऐसे इनिशिएटिव वेमेन सेफ्टी को लेकर बात कर रहे हैं, आपके पास में बड़ा एग्जाम्पल होगा, रीसेंट एग्जाम्पल शिष्टाचार स्क्वाड का। उसके अलावा यूपी के अंदर एंटी रोमियो स्क्वाड है, जिसको 2017 में लॉन्च किया गया था। जो भी पीछा कर रहे हैं, ईव टीजर हैं, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक प्लेसेस के अंदर में, उसको यहाँ पर ये टारगेट करता है।
फिर मुंबई पुलिस में आप देख पाओगे दामिनी स्क्वाड है, हैदराबाद में शी टीम है, राजस्थान के अंदर ऑपरेशन दुर्गा है। इस प्रकार के कुछ इनिशिएटिव्स आपको देश भर में देखने को मिल जाएंगे जो जगह जगह पर चलाए गए। तो ये शिष्टाचार स्क्वाड का जो न्यूज़ आर्टिकल है, इसके सारे के सारे रिलेटिव नोट्स ये भी क्रिएट हो गए। ठीक है, चलें दोस्तों, चलिए आगे अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट खबर आपके पेज नंबर 3 के ऊपर में प्रेजेंट है। ये आपके सामने प्रेजेंट देखने को मिल जाता है। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लेना, बिकॉज इस आर्टिकल से प्रीलिम्स के अंदर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पेज नंबर 3 वाला जो ये आर्टिकल है, ये क्या कहता है, आइए थोड़ा विस्तार से इसको समझते हैं। ये आर्टिकल कहता है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मॉनसून रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट्स ओवर पास्ट 800 ईयर्स। ये स्टडी में बोला गया है, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, उन वेस्टर्न घाट्स के अंदर में पिछले 800 सालों में अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा बारिश नहीं हुई है जितनी बारिश हमको ये देखने को मिल रही है। इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है यहाँ पर, जो आने वाले समय पर बड़े बड़े डिजास्टर्स क्रिएट कर सकती है। क्योंकि हाल ही में हमने केरला में देखा था, वन ऑफ द डेडलीस्ट लैंडस्लाइड का केस निकल कर आया था। कई लोगों की वहाँ पे जान गई, कई लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए। हम नहीं चाहते ऐसे केसेस बार बार आएँ। और जिस तरीके का मॉनसून का सिनेरियो बन रहा है, लिटरली यहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने खुद इसके ऊपर में जोर दिया है कि आज भारत को एक बेटर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है। भविष्य में कभी भी यहाँ पर एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है। हमें सस्टेनेबल लैंड यूज़ करने की ज़रूरत है। वेस्टर्न घाट्स को सुरक्षा की ज़रूरत है। वेस्टर्न घाट्स करंट समय पर सुरक्षा मांग रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि हमें एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ पे ध्यान देना होगा। आज हम लोग जिस तरीके से इन वेस्टर्न घाट्स को बर्बाद कर रहे हैं, इसको रोकने की ज़रूरत है। वेस्टर्न घाट्स में क्लाइमेट पैटर्न्स तेज़ी से बदल रहे हैं। मॉनसून साइकिल जो है वो तेज़ी से इंटेंसीफाई हो रहा है। और इस साल भी बताया जा रहा है कि भयंकर रेनफॉल होने की जो शंका है वो देखने को मिल जाती है। और अगर फ्रीक्वेंट रेनफॉल होगा, एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे, बड़े बड़े प्लांट्स, एनिमल्स की प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं, वो कैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करेंगे, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान देखते हुए हमें नई एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, डिज़ास्टर के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। लेकिन इस आर्टिकल में जो भी हाईलाइट किया गया है वो बात तो अलग है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, वो है यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स का रिलेवेंट टॉपिक, कि वेस्टर्न घाट्स एग्जैक्टली कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स की आज के समय पर हमारे लिए वैल्यू कहाँ पर है, क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आइए मैं आपको वेस्टर्न घाट्स के बारे में हर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन समझाने वाला हूँ। प्लीज़ जो अब मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल हेल्प नहीं करेगा। ये तो आपका करंट अफेयर हो गया, लेकिन ये जो बगल में नोट्स आपके हैं ये आपका स्टैटिक पोर्शन है। समझ रहे हैं, ये आपको डील कैसे करना है। तो जब बात आती है वेस्टर्न घाट्स की, सुनिएगा कहाँ पर है। आइए मैं आपको कुछ फ़ोटो शेयर करता हूँ। हर एक पॉसिबल फ़ोटो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से क्लैरिटी दे सकूँ। ये आप देख पाओगे दोस्तों इंडिया का, मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो हमारा पेनिनसुलर इंडिया ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ पेनिनसुलर इंडिया की, तो यानी कि इधर आपको देखने को मिल जाएगा अरेबियन सी, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, नीचे हो गया यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन। पेनिनसुलर बेसिकली वो लैंड रीजन होता है जो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ होता है। अब ये भी देख पाओगे ये 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है ना। तो ये जो पर्टिकुलर टेरिटरी होती है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर। ये पेनिनसुलर इंडिया वाला हिस्सा हो गया, यानी भारत का साउथ इंडिया वाला हिस्सा। यहाँ पे देखोगे गुजरात है। गुजरात के बाद जितने भी यहाँ पर आपको स्टेट्स नज़र आएंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, ठीक है, बीच में यहाँ पर छोटा सा गोवा हो, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर केरला हो, कर्नाटका हो, जितने भी स्टेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ये वेस्टर्न घाट्स में आते हैं। ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न घाट कहलाता है, याद रखिएगा। और इसके बगल में इधर यहाँ पर ये हमारे हैं ईस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स क्यों बोल रहे हैं, इसको घाट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैसिव लेवल पर पहाड़ियाँ हैं। ये पूरा का पूरा आपको हिली एरिया देखने को मिलेगा। इस हिली एरिया में भयंकर लेवल पर एक बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिल जाती है। जब मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अलग अलग हज़ारों प्रकार की प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की प्रजातियाँ हैं। नीलगिरी ताहर के बारे में आपने सुना होगा, ये वो प्रजातियाँ हैं जो ऑलरेडी खतरे में हैं, इनको बचाने की ज़रूरत है। लेकिन आज जो एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स हो रहे हैं, इन एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स की वजह से ये वेस्टर्न घाट्स के ऊपर में ज़्यादा समस्याएं करंट समय पर देखने को मिल रही हैं। तो आई होप आपको वेस्टर्न घाट की तो क्लैरिटी मिल चुकी है क्या है। जो हमने अभी यहाँ पर ये मैप ड्रॉ किया है ना, जैसा आप लोग ये वाला देख पाओगे, जस्ट यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, वही चीज़ यहाँ पर भी प्रेजेंट की गई है।
एक सेकंड रुको, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपको नजर आएगा। वेस्टर्न घाट्स हमारे गुजरात से शुरू होते हैं। गुजरात में थोड़ा सा पोर्शन है वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों का। मुंबई में एक बड़े लेवल पर वेस्टर्न घाट्स नजर आएंगे। कर्नाटका हो गया, देन नीचे आपका केरला भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। ये कुछ फोटो एक और प्रेजेंट है सॉरी, ये एक फोटो और प्रेजेंट है दोस्तों। वेस्टर्न घाट्स का सारा डेटा हो गया। इस वेस्टर्न घाट्स को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं। हमारे भारत में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियाँ हैं, 25% बायोडाइवर्सिटी यहीं पे प्रेजेंट है। पूरा हरियाली वाला हिस्सा है, हमको फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। मॉनसून में एक बहुत बड़ा रोल है इन वेस्टर्न घाट्स का, समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ पर इन वेस्टर्न घाट्स को बचाना, इनकी प्रोटेक्शन करना हमारे लिए एक बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए, वेस्टर्न घाट्स को क्या हम किसी दूसरे नाम से जानते हैं? तो आप कहिएगा हाँ, वो नाम है सह्याद्री हिल्स, क्योंकि यहाँ पे सह्याद्री पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी। ये माउंटेन रेंजेस हैं। ये वेस्टर्न घाट्स आपके गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। अगर पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट्स कितने राज्यों से गुजरता है, तो पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट्स आपके 6 स्टेट से गुजरते हैं। ठीक है, जब 6 स्टेट्स की बात आएगी तो वो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। जितने भी ये घाट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये ऐसा दूसरा हिस्सा है पूरे भारत का जहां पर इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियां हमको देखने को मिलती हैं। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह है, इन वेस्टर्न घाट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? महत्व यही है, प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियां। क्योंकि आज दुनिया में ऐसे बहुत सारी जानवरों की प्रजातियां हैं जो खतरे में हैं। इनमें से 325 ग्लोबल थ्रेटेंड स्पीशीज IUCN डेटा के अकॉर्डिंग वेस्टर्न घाट्स में प्रेजेंट है। इंडिया का जितना भी प्लांट्स है, मछलियां हैं, बर्ड्स की स्पीशीज हैं, मैमल्स हैं, उसका 30% से ज़्यादा दोस्तों ये सब वेस्टर्न घाट्स में प्रेजेंट है। वेस्टर्न घाट का जो इकोसिस्टम है बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ का शोला इकोसिस्टम हमको देखने को मिलता है। जब आपसे क्वेश्चन बन जाए शोला इकोसिस्टम, समझ जाना यहाँ पे ग्रासलैंड्स भी हैं हरी भरी, और डार्क ग्रासेस भी, आपको थोड़े थोड़े जंगल के पैचेस भी जगह जगह पर देखने को मिलता है। तो ग्रासलैंड एंड पूरा जंगल वाला थोड़ा सा हिस्सा, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं शोला इकोसिस्टम, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन आता है वेस्टर्न घाट्स का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो दोस्तों ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये हिमालय से भी पुराने हैं। इनका इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन मॉनसून में। भारत के मॉनसून को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। बारिश आती है पहले यहीं पर होती है। ठीक है, ये जो रीजन आपको देखने को मिलता है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसको एक पहचान दे रखी है। फिर उसके बाद मैंने बताया बहुत सारी नदियां यहाँ से गुजरती हैं, न्यूमरस रिवर्स यहाँ से गुजरती हैं जो ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों साइड में बहती हैं। तो लगभग हमारे इस पूरे साउथ इंडिया में 245 मिलियन लोगों की जो ज़िंदगी है, जो पानी पे चल रही है, वो पानी यहीं से आ रहा है, वेस्टर्न घाट से आ रहा है। ये इंपॉर्टेंस है वेस्टर्न घाट्स का, और इसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इस रीजन में केवल पानी, पेड़ पत्ते, जानवर ये नहीं है, इसमें मिनरल्स भी हैं। आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट के ओर्स प्रेजेंट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं दोस्तों यहाँ पर वो ग्रो की जाती हैं। ये जो घाट्स आपको देखने को मिल रहा है इसमें अलग अलग प्रकार की जो प्लांट्स है वो भी यहाँ पे हम लोग ग्रो करते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि अब इन वेस्टर्न घाट्स को एक बहुत बड़ा खतरा फेस करना पड़ रहा है। जैसे पहली चीज़ इलीगल हंटिंग हो गई। ठीक है, अवैध तरीके से हंटिंग हो रही है जानवरों की, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, प्लांटेशंस आज के समय पर लोग फसल ज़्यादा लगा रहे हैं पेड़ पौधे काट काट के। तो इसलिए वेस्टर्न घाट्स को एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फिलहाल अभी और सुनिए, मैंने आपको ये बता दिया, सह्याद्री बता दिया, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ध्यान रखना, नॉर्थ में सतपुरा रेंजेस से साउथ में कन्याकुमारी तक यहाँ पर पूरा वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। तो नदियाँ दोनों साइड बहती हैं, मतलब आपको पता है, क्योंकि हम वेस्टर्न घाट की जब बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न घाट में एक होगी नदी जो वेस्टर्न साइड में फ्लो होती है, यानी कि इस साइड में। अगर आप इस वाले हिस्से को देखते हो, ठीक है, इस वाले हिस्से को जो हमने ड्रॉ किया है, इस हिस्से में कुछ नदियाँ इधर बहती हैं और इधर बहती हैं, मतलब अरेबियन सी में गिरती हैं। कुछ नदियाँ दोस्तों यहाँ पर ईस्टर्न साइड में भी बहती हैं। वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड दोनों साइड बहने वाली यहाँ पर नदियाँ हैं। तो जब वेस्टर्न साइड वाली बात करते हैं, यानी कि जो इधर की साइड बह रही हैं, अरेबियन सी में आके गिर रही हैं, उसमें पेरियार है, भरतपुजा है, नेत्रवती है, शरावती है, मंडोवी है। ठीक है, उसके अलावा जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगा, भद्रा, भीमा, मालप्रभा, घटप्रभा, हेमावती, काबिनी, ये सब नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो ईस्टर्न साइड बह रही हैं। लेकिन ये सब वेस्टर्न घाट से ही निकल रही हैं, अलग अलग पहाड़ों से निकल रही हैं नदियाँ। ठीक है, अब इनका मैंने बताया बायोडाइवर्सिटी इतना यूनिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज सबसे पहले नीलगिरी ताहर,
नीलगिरी ताहार के बारे में आपने देखा होगा, एक गोट की तरह, बकरी की तरह लगने वाला यहाँ पर ये जानवर है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जो यहाँ पे पाया जाता है। लायन टेल्ड मकाऊ कहीं और नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे मिलता है। अगेन ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में, वो भी इस रीजन में पाया जाता है। फिर इसी वेस्टर्न घाट्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, अगस्थ्यामला बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मत भूलना, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, वायनाड मुदुमलाई नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, वो इसी में प्रेजेंट है। टाइगर रिजर्व में पेरियार टाइगर रिजर्व हो गया, कलाकड़ मंदथुरई टाइगर रिजर्व हो गया, ये सब प्रोटेक्टेड एरियाज इसी वेस्टर्न घाट्स में प्रेजेंट है। तो कैसे आज हम इसकी सुरक्षा करने की बात ना करें। इतना ही नहीं, इस पूरे वेस्टर्न घाट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी आते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाकों से जो रास्ता निकलता है, क्योंकि अगर पहाड़ लगातार सटे हुए एक साथ यहाँ पर खड़े रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से पड़ रहेगा, तो इंसान इधर से उधर नहीं जा पाएगा। तो इसमें कुछ रूट्स बनाए जाते हैं, कुछ रूट्स हमको नेचुरली मिलते हैं, वो हमारे माउंटेन पासेस होते हैं, याद रखिएगा। तो वेस्टर्न घाट्स में इन पहाड़ियों में भी कुछ जगह जगह पे पासेस बने हुए हैं, जैसे थाल घाट पास, भोर घाट पास, पलक्कड़ गैप, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में पलक्कड़ गैप को लेकर क्वेश्चन बन चुका है। पाल घाट का नाम आपने सुना होगा, अंबा घाट पास, नान घाट पास, अंबोली घाट पास, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो वेस्टर्न घाट्स में प्रेजेंट हैं। फोटोज़ को देखोगे तो और बेटर तरीके से क्लियर होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं पूरे इंडिया के। मैंने तो अभी आपको थोड़ी देर पहले वेस्टर्न घाट्स के बताया था, ये इंडिया के पासेस हैं। अभी हमने थाल घाट के बारे में पढ़ा था, वो ये वाली जगह देखने को मिलेगी, ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं यार, ये आपको देखने को मिल जाएगा थाल घाट, ठीक है। फिर भोर घाट, अगेन वेस्टर्न घाट्स में ये वाला प्रेजेंट है, ये सब पासेस है। पाल घाट ये आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ऊपर नॉर्थ इंडिया में देखोगे, या बिल्कुल ऊपर नॉर्थ वाला पोर्शन देखोगे, तो ऊपर ज़्यादा पहाड़ हैं, पूरा हिमालयन रेंज है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा कह सकते हैं पासेस देखने को मिलते हैं। मेजर माउंटेन पासेस आपको ऊपर नदन वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। देखो सबकी लेबलिंग यहाँ पर आपके सामने ये प्रेजेंट होगी। आई होप यहाँ पर भी क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है, क्लियर हो गया। हर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, कहीं से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए वेस्टर्न घाट्स को लेकर, आप रेडी हैं इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब एक छोटी सी माइन्यूट सी चीज़ रह गई है। सर हम कह रहे हैं वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्शन दो, इतना कुछ हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है, तो क्वेश्चन यह है, क्या आज तक इसकी सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं करता? कहीं पर कोई भी इशू नहीं उठाया गया? ऐसा नहीं है दोस्तों। दो इंपॉर्टेंट कमिटी बनाई गई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिटीज़, याद रखिएगा। जब भी वेस्टर्न घाट्स की बात आएगी तो आपको नोट करना है, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हमारे पास में हैं। एक हमारे पास में है एक सेकेंड रुकना, एक हमारे पास में जो कमिटी है वो है माधव गाडगिल कमेटी, ठीक है। दूसरी कमेटी है कस्तूरी रंगन कमेटी। तो ये दो कमिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। दोनों की दोनों जो कमिटीज़ हैं ये वेस्टर्न घाट्स की सुरक्षा के लिए बात करती हैं, ये दोनों वेस्टर्न घाट्स की प्रोटेक्शन के लिए बात करती हैं, ठीक है। इन कमिटीज़ का क्या कहना है सुनिएगा। माधव गाडगिल की जो कमेटी है, इन्होंने बोला है कि पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो, यानी यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाएगा, तो ऑटोमेटिक इस एरिया में प्रोटेक्शन मिल जाएगी। फिर कस्तूरी रंगन कमेटी का कहना था यह था कि देखिए पूरे एरिया को डिक्लेयर मत करो यार, कहीं कहीं पर ज़रूरत भी है डेवलपमेंट्स करने की, तो आप वेस्टर्न घाट्स का 37% को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो, बाकी सारी जगह पर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन माइनिंग, सैंड माइनिंग, इसके ऊपर में कंप्लीटली बैन लगाया जाएगा। ये दो रिपोर्ट्स का या दो कमिटीज़ का कहना था। आई होप आपको यहाँ पर इस कमेटी के बारे में क्लियरेंस मिल चुका है। अब इतना सब कुछ मैंने पढ़ाया, उसके पीछे का रीज़न है, क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है। आपके सामने यूपीएससी का 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंशन्ड है। क्वेश्चन क्या है? गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड द कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट। कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आप बता दोगे। क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म? कभी नहीं। गंगा एक्शन प्लान? नहीं। नदियों को जोड़ना? नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स? हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट इज द करेक्ट आंसर, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। यह भी पेज नंबर 6 पर है, जस्ट नीचे ही प्रेजेंट है, लेकिन है बहुत काम की खबर। यहाँ पर भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा रेलिवेंट डेटा है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत के टूरिज्म सेक्टर के बारे में। बस खाली ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा दोस्तों, काम की चीज़ बता रहा हूँ बहुत। इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया जा रहा है? जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री जो हमारा है, वो करंट समय पर जो पैसा उन्होंने अनाउंस किया था, जो बजट लेकर आते हैं अलग अलग मंत्रालय के लिए, उस पैसे का पूरा खर्चा सही तरीके से कर ही नहीं पा रहे हैं। ये बात किसने बोली है? हमारे पैनल ने बोली है। ठीक है, तो एक पैनल बैठा, राज्यसभा में रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की। इन्होंने एक सीरियस चिंता को व्यक्त किया। ये कहते हैं सर टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है ना,
ये फंड तो अनाउंस कर रही है, क्योंकि 2023-24 में अगर आप देखोगे तो 2023-24 में लगभग 801 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, जबकि जो अनाउंस किया गया था वो था 2400 करोड़ रुपया। तो 2400 करोड़ रुपया में से केवल 801 करोड़ रुपए खर्च करना। और ऐसे ही दोस्तों ये जो ट्रेंड है 2023-24 के बाद में, ये 2024-25 में भी चलता रहा। 2024-25 में क्या होता है कि लगभग अगेन 2479 करोड़ रुपीस का अनाउंसमेंट किया गया। इतना पैसा हम बजट में लगाएंगे, वो भी टूरिज्म सेक्टर में, लेकिन खर्च कितना किया गया एट द लास्ट 396 करोड़। तो अनाउंस तो आप 2-2 हज़ार 2.5 हज़ार करोड़ के आसपास कर रहे हैं, बट इस्तेमाल 800 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है सिस्टम के अंदर में इनफिशिएंसी होना। ये दर्शाता है कि आज हमें बदलाव की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। आपने टूरिज्म के लिए पैसा अनाउंस किया लेकिन खर्च नहीं कर पाए एट द लास्ट, यानी कि आप अपने फंड का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर आप स्टेट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा राज्य सरकारों को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए फंड्स को रिलीज कर सकते हैं, ताकि वो भी यहाँ पर अपने नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर में खर्चा कर सकें, टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें। बट ऐसा नहीं हुआ। तो करंट समय पर क्या हो रहा है? टूरिज्म मिनिस्ट्री अपने फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है सही तरीके से। ये बात हमारी इस पैनल ने उठाया है, जिस वजह से ये आर्टिकल चर्चाओं में है और पेज नंबर 6 पर है। स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको पता क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है दोस्तों टूरिज्म सेक्टर, कि भारत में टूरिज्म सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है, इस टूरिज्म सेक्टर का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कहाँ पर इसका योगदान है, एट द लास्ट कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, है ना, जो टूरिज्म सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। ये सब कुछ पता होना चाहिए। अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं टूरिज्म को लेकर। भारत में टूरिज्म का स्तर ऑल ओवर दी मतलब है कहाँ पर, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया था वेस्टर्न घाट्स को लेकर, माउंटेन पासेस पढ़ लिए। अच्छा, अभी एक्साइज को लेकर एक आर्टिकल है वो कवर करेंगे। पहले हम टूरिज्म सेक्टर वाला इशू कवर करते हैं, ठीक है। तो टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, हम पर्यटकों की बात कर रहे हैं। घूमने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं हमारे देश में भी, डोमेस्टिक। देखो अब हाँ, एक बात और है यार, टूरिज्म दो प्रकार से होता है। एक होता है डोमेस्टिक टूरिज्म और एक होता है इंटरनेशनल टूरिज्म। एक व्यक्ति अपने देश में ही इधर से उधर दूसरे राज्य में जा रहा है घूमने के लिए, इधर उधर यहाँ पर जाता है, पैसा खर्च करता है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उस एरिया की इकॉनमी डेवलप होती है। उसी प्रकार से इंटरनेशनल टूरिज्म है, जहाँ पे लोग विदेश से, बाहर से आ रहे हैं इंडिया के अंदर घूमने के लिए, यहाँ से भी लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए, वो इंटरनेशनल टूरिज्म है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब टूरिज्म के विकास के लिए हमने क्या क्या किया है? हम लोगों ने बजट अनाउंस किया था 2020-21 में, एक नई स्कीम अनाउंस की थी जिसका नाम था SASCI स्कीम, यानी स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये सारी राज्य सरकारें आराम से पैसा खर्च करें, नए नए इन्वेस्टमेंट्स करें नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर में, इसको सपोर्ट करने के लिए ये यहाँ पर दोस्तों स्कीम को शुरू किया गया। लेकिन आज भारत का टूरिज्म सेक्टर अलग अलग चुनौतियों से गुजर रहा है, चैलेंजेस से गुजर रहा है। पहला चैलेंज तो आप ये लिख सकते हैं करंट इवेंट्स वाला, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंडिंग। दूसरा यहाँ पे जो चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू। एक तरफ आप देखो पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है सही समय पर, और एक चैलेंज इंडिया में जो ऑलरेडी टूरिज्म सेक्टर में क्या है, कनेक्टिविटी का इशू। ना ही यहाँ पर रोड कनेक्शन है, रेल कनेक्शन है, एयर कनेक्टिविटी नहीं है। रिमोट एरियाज़ में, गाँव वाले क्षेत्रों में बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पाती है ना, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी साफ नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ समस्याएं लोगों को फेस करने को मिलती हैं। कई बार सेफ्टी का इशू आता है, जिसमें टूरिस्ट हरासमेंट हो गया, स्कैम का केस हो गया, चोरी हो जाती है लोगों के साथ में। वेमेन सेफ्टी को लेकर कंसर्न होता है। हम देख पा रहे हैं कई सारी यहाँ पर जो फॉरेन महिलाएं हैं वो इंडिया में आई, उनके साथ में क्या क्या हुआ। इजराइल वाला केस आपको पता होगा, और दूसरे यूके वाला केस आपको पता होगा, समझ रहे हैं। तो वेमेन सेफ्टी का यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर बात आती है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। कई बार क्या होता है टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो भी सेंसिटिव रीजन में। अभी हम वेस्टर्न घाट्स की सुरक्षा की बात कर रहे थे, लोग घूमने भी जाते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, तो इसकी वजह से वो एरियाज़ लगातार डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी इशू, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो अभी भी कोविड-19 से रिकवर कर रही है। फिर हमारे देश में टूरिज्म का एक सीज़न भी आता है। कई बार कुछ समय पर कुछ ऐसे सीजन आते हैं जहाँ पे 4 धाम की यात्रा होती है, तो उसकी वजह से टूरिज्म बढ़ता है। अचानक से इंफ्रास्ट्रक्चर पे इशू पड़ जाता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अचानक से बड़ा बर्डन पड़ जाता है। तो बड़ा बर्डन को रिजॉल्व करने के लिए ये फंडिंग सही तरीके से करनी तो थी, पैसा आपने अनाउंस किया, लेकिन उस पैसे को आप सही तरीके से खर्च नहीं कर पाए, जबकि ऑलरेडी टूरिज्म सेक्टर वेरियस चैलेंजेस से गुजर रहा है, ये आपने देखा। नाउ क्वेश्चन यह है, आखिरकार भारत सरकार के
वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स है जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। अब टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाएगा? किसी एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, लोग घूमने जाएंगे और वापस जब जाएंगे अपने घर तो 10 लोगों को और बताएंगे कि यार वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा वहाँ पे घूम के आना ज़रूर, लाइफ में कभी टाइम मिले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़रूरी है। उसके लिए सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम चलाया, प्रसाद स्कीम चलाया, RCS उड़ान स्कीम चलाया ताकि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बना सके। फिर पॉलिसी लीगल फ्रेमवर्क में नेशनल टूरिज्म पॉलिसी चलाया गया। फिर उसके बाद में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म, ठीक है, आयुर्वेदा को प्रमोट किया गया। एडवेंचर टूरिज्म हिल स्टेशंस के अंदर में प्रमोट किया गया। इको टूरिज्म एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से सुंदरबन और काजीरंगा पार्क में शुरू किया गया। समझ रहे हैं? तो ये सब करना ज़रूरी है, ये कैंपेनिंग करना ज़रूरी है ताकि हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। क्योंकि आप भी सोचोगे क्या प्रमोट करना यार। देखो, प्रमोट करना तो ज़रूरी है। मैं आपको 2024 का एक लेटेस्ट डेटा बताता हूँ, क्योंकि 2025 चल रहा है। 2025 का डेटा तो अगले साल आएगा। अभी हमारे लिए जो काम का है वो 2024 वाला डेटा है। तो सर 2024 में इंडिया की जो टोटल इकॉनमी थी, टोटल GDP थी, उसमें अकेले टूरिज्म सेक्टर ने 6.8% का योगदान दिया था। तो आप इमेजिन कीजिए, टोटल इकॉनमी में 6.8% का कंट्रीब्यूशन। दैट मीन्स यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट की ड्राइवर है ये। फिर उसके बाद बात आती है दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो ये टूरिज्म है बहुत सारी अलग अलग नौकरियां जनरेट करता है मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के अंदर में। हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर जनरेट होती हैं। एक एरिया में पैसा खर्च होता है, उस एरिया की इकॉनमी को डेवलप करता है। ठीक है, तो हमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर को लेकर कुछ इंडेक्सेस आते हैं। आपने ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा। 2024 का ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंकिंग को 39 नंबर पर रखा गया। क्वेश्चन याद रखना बन सकता है कि बताइए ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसको पब्लिश करता है। ठीक है, तो 39 रैंकिंग यहाँ पे रखी गई। यानी इस फैक्टर में बताया जा रहा है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, पॉलिसी सपोर्ट, ये कुछ चीज़ें हैं, सेफ्टी का इशू जिसको रिजॉल्व करना होगा। फिर केवल एक रिपोर्ट की कहानी नहीं है। 2023 में इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल की रिपोर्ट आती है, उसमें भी इंडिया की रैंक 24 नंबर पर रखी गई। फिर ऐसी और भी स्टैटिस्टिकल डेटा है जहां पे बताया जाता है मिलियंस पीपल बाहर से, विदेश से भी आ रहे हैं भारत के अंदर में एज अ टूरिस्ट के तौर पर भारत के अंदर घूमने के लिए। तो ये हमें टूरिज्म के सेक्टर को इम्प्रूव करना आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया। आर्टिकल से संबंधित हर एक रेलिवेंट फैक्टर, हर एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वो भी क्लियर हो चुकी है। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली जो खबर दोस्तों आपके सामने प्रेजेंट है, ये पेज नंबर 6 पे प्रेजेंट है एंड GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हमें टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आप देख पाते हैं जो अलग अलग अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, इसको लेकर एग्जामिनेशन के अंदर में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ टाइगर ट्रियम्फ, ये एक अभ्यास है। क्या है? एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में क्या होता है, ये एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में होती है, पहली बात तो याद रखना है। इंडिया और US के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये इंडिया US के बीच में तो होती तो है, लेकिन ये कौन सा अभ्यास है? ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। जब मैं बात करता हूँ ट्राई सर्विस की, तो इसमें दोनों देशों की आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ही यहाँ पर शामिल होते हैं, तीनों आपस में मिलकर अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास का मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट करना, याद रखिएगा। एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट करने के साथ साथ कोऑर्डिनेट करना, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे को नई नई चीज़ें सिखाना। इस वाली एक्सरसाइज का तो मेन पर्पस है HADR। HADR का मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करवाना। समझ रहे हैं? कहीं पर कोई डिजास्टर आ गया है तो वहाँ पे लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये इस एक्सरसाइज का एक बड़ा रोल होगा। इंडिया US तैयार रहेंगे सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, और अभी ये अभ्यास कब से कब तक होने वाला है? 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये अभ्यास चलने वाला है, याद रखिएगा। इस अभ्यास में 2 फेजेस होंगे। पहला फेज विशाखापट्टनम में चलेगा जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगा। फिर दूसरा फेज आगे फर्दर बढ़ाया जाएगा। अब ये कैसे पढ़ना है वो समझाता हूँ। बेसिक तो आपको पता चल चुका है। क्वेश्चन बन जाए टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है, तो इंडिया US के बीच में यहाँ पर इसको कंडक्ट किया जाता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक डिटेल्स और समझा देता हूँ। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक एक्सरसाइज चलने वाली है। पहला फेज इसका हार्बर फेज होगा जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में।
जहाँ पे हमारा मेन फोकस होगा ट्रेनिंग, प्लानिंग, जॉइंट ऑपरेशंस के ऊपर में। फिर दूसरा सी फेस होने वाला है जो बाकी 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलेगा, जहाँ पे कहीं पे डिजास्टर आ गया है तो वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करवाना, इस चीज़ पे हम थोड़ा सा ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर भी एक अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। फिर इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस दोनों देशों के संबंध को बढ़ाना, डिजास्टर के लिए पहले से तैयार रखना, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को इंडो पैसिफिक रीजन में मेंटेन करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों आप देख पाओगे इंडिया यूएस का डिफेंस कॉपरेशन में ये ज़रूरी भी है, क्योंकि भारत और अमेरिका के डिफेंस संबंध अपने आप में बड़े लेवल पर हमको देखने को मिलता है, क्योंकि भारत और अमेरिका ने अलग अलग अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, बेका, कोमकासा, लेमुआ, जहां पर वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं डिफेंस के टर्म्स में। फिर बात आती है कि केवल और केवल क्या टाइगर ट्रियम्फ नाम का ही अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में? नहीं, भारत अमेरिका के बीच में ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। उसके अलावा बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज भी होती हैं। बाइलेटरल क्या होती हैं, मल्टीलेटरल क्या होती है, सुनिए। युद्ध अभ्यास का नाम आपने सुना होगा। युद्ध अभ्यास जो है ये केवल भारत और अमेरिका के आर्मी के बीच में होने वाला अभ्यास है। फिर कोप इंडिया जो है ये भारत और अमेरिका की एयर फोर्स के बीच में होने वाला अभ्यास है। फिर एक होती है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख पाओगे दोनों चारों की नेवी के बीच में होता है। यहाँ पर भी इंडिया यूएस का योगदान है, इंडिया यूएस का एक इंपॉर्टेंट रोल है। आई होप आपको यहाँ पर भी अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। तो यह है दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। काफ़ी कुछ था कवर करने के लिए आज के सेशन में, और इसी के साथ में चलिए करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स के डिटेल्स मैंने शेयर किए हैं, प्लीज़ आप लोग यहाँ पर उन सभी डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा। नोट्स के ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है वो इन्फॉर्मेशन नीचे चल रही है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।